चलो, ऑल राइट, गुड आफ्टरनून। निधि तो कितने दिन बाद दिख रही है आज। निधि ना, निधि ना, हाँ। जागृति सोनल रोज के रोज आया था। और कौन है इधर से, कौन कौन गायब है? संकेत, संकल्प, क्या नाम है? संकेत, मानिक, संकेत, कौस्तुभ, सत्यम। सत्यम तो ये है ना, स्नेहित, हाँ वो तो एक ही दिन आया था, 2-4 दिन। चलो, हरिओम, आर्यन, तन्वी, अनिकेत, अनिकेत, यस। सूरज कौन? अच्छा सूरज, हाँ वो कहाँ है? हाँ, प्रतीक, वान्या, तन्वी, हरिओम, आर्यन, जतिन और यस, आर्यन। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। यस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा था क्या? हम लोगों ने अभी तक मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों कंप्लीट कर लिया था, याद आ रहा है सबको? मोनोपोली में हम लोगों ने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा था। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब कब पॉसिबल है? जब सिंगल सेलर है, ठीक है। जब आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप अलग अलग, आप एक ही गुड्स को अलग अलग जगह बेच सकते हो, अलग अलग प्राइस पर बेच सकते हो, पर अलग अलग प्राइस पर बेचने का आपको फायदा तो होना चाहिए। याद आ रहा है क्या सबको? कि एक गुड जहां पर जनरली थोड़े मिडिल क्लास लोग रहते हैं वहां पर आप सस्ता बेचो, और जहां पर रिच क्लास लोग रहते हैं वहां पे महंगा बेचो। मैम अगर एक जगह डिमांड बढ़ गई, एक जगह डिमांड कम हो गई, तो हम क्या आउटपुट इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं? यस। पर अगर आउटपुट ट्रांसफर करने से हमें अब फायदा नहीं बचा, तो क्या अब हमें आउटपुट ट्रांसफर करना चाहिए? नहीं। याद आ गया क्या सबको? बहुत अच्छे से। किधर, कहा, बढ़े क्या आगे? ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने मोनोपोली का डायग्राम पढ़ा था, डिमांड कर्व, ठीक है। याद आ रहा है क्या सबको? लड़कियों, परियों, डाउट है क्या कुछ? अच्छा मुझे बताओ कि ये जो अपना मोनोपोली का डिमांड कर्व है, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइस स्टार्टिंग में तो क्या रहेगी? हाई, ठीक है, राइट। और ये अपना कर्व है, अरे, हम्म, याद आ गया सबको? याद आ गया, ठीक है। अगर हमारी प्राइस ये है, ठीक है, ये हमारा ए आर कर्व है, ये हमारा एम आर कर्व है। अगर हमारी प्राइस ये है और एम आर कर्व को एम सी नीचे से कट कर रहा है, तो ये क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट। पर अगर हमारी प्राइस P0 की जगह P1 हो गई, तो हमारा क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये तो सबको याद था, यस। पर यहाँ पर एक बात बताओ, ठीक है, लेट्स से ये हो गया हमारा एम सी, ये हो गया हमारा ए सी, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट वो है जिसपे एम सी इज इक्वल्स टू, सॉरी, ए सी इज इक्वल्स टू ए आर। याद आ रहा है सबको? ठीक है। और ये वो पॉइंट है, ये वो वाला एरिया है जिसमें कि हम बोल सकते हैं, ये वो वाला एरिया है जिसमें कि एम सी इज कटिंग एम आर फ्रॉम बिलो। याद आ गया क्या सबको? है ना? अपने को तो सिर्फ दो ही चीजें जरूरी है देखना, या तो एम सी इक्वल्स टू एम आर, या फिर ए सी इक्वल्स टू ए आर और एम सी इज कटिंग एम आर फ्रॉम बिलो, तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, करेक्ट है। तो ये जो क्वांटिटी होगी, ये वाली, ये कौन सी होगी? नॉर्मल प्रॉफिट वाली। पर जहां पर हमने P1 प्राइस कर दी, तो हमें ऊपर कौन सा प्रॉफिट मिलेगा? सुपर नॉर्मल या एबनॉर्मल प्रॉफिट। याद आ रहा है? पर आप लोग मुझे एक बात बताओ यार, कि ये जो ए आर है, ये हमारा डिमांड कर्व है, राइट? ये हमारा डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व क्यों है? बिकॉज दिस इज डिटरमाइनिंग कितनी प्राइस पे कितनी क्वांटिटी बिक रही है, राइट? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशनशिप होता है वो डिमांड कर्व होता है, राइट? ये सबको मालूम है। हमने मोनोपोलिस्टिक में डिमांड कर्व कैसा बढ़ा था? स्ट्रेट। याद आ रहा है सबको? है ना? पढ़ा था ना? प्राइस इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू एम आर, है ना? अब अगर ये ए आर कर्व हमारा डिमांड कर्व है, देन व्हाई इज इट स्लोपिंग डाउनवर्ड्स? यहां पर तो मैम हम समझ गए थे, परफेक्ट कंपटीशन में तो हम समझ गए थे कि जो फर्म है वो तो प्राइस क्या है? प्राइस टेकर है, करेक्ट है, फर्म प्राइस टेकर है। तो उसका तो डिमांड कर्व कैसा रहेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि प्राइस चेंज कौन करेगा? मार्केट चेंज करेगा। याद आ गया सबको? किसमें? परफेक्ट कंपटीशन में। तो उसकी स्ट्रेट लाइन समझ में आती है। बट इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है?
अरे सिंपल है ना, इसमें भी तो प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी। ऑलरेडी हाई प्राइस पर है, ऑलरेडी प्राइस अच्छी ही है, पर अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो और डिमांड गिरेगी। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। यस। तो मोनोपोली में क्या रहता है? मोनोपोली में नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड चलता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मोनोपोली में कौन सा चलता है? लॉ ऑफ डिमांड। मोनोपोली में जागृति क्या चलता है? लॉ ऑफ डिमांड। मोनोपोली में सिद्धि क्या चलता है? लॉ ऑफ डिमांड, विच बेसिकली मीन्स प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी, तो इसलिए डिमांड कर्व स्लोपिंग। याद आ गया सबको? यस। बढ़े आगे। लाइव वाली जनता, प्रतीक, हरिओम, मोहम्मद, हुजैफा, आर्यन, सौरभ, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी जनता। सबको समझ में आया? बढ़े आगे। अब देखो व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक क्या होता है? बहुत सारे सेलर्स, बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स, बहुत सारे बायर्स, लेकिन वो प्रोडक्ट ब्रांड्स के हिसाब से अलग अलग बेच रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंस ही है कि परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स, मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारे सेलर्स। परफेक्ट में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बट परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस गुड्स, बट इसमें क्या रहता है? मोनोपोलिस्टिक में goods are same, similar, but they are different because of quantity, quality, shape, size, brands, इसीलिए वो थोड़ा अलग हो जाता है। और इसीलिए मोनोपोलिस्टिक में लोग अपने हिसाब से प्राइस कोट कर पाते हैं। इसीलिए मैंने आपको याद है, मैंने आपको बताया था दाल मखनी, पुणे में दाल मखनी 70 रुपए की मिलेगी, 100 रुपए की मिलेगी, 120 की भी मिलेगी, 300 की भी मिलेगी और 500 की भी मिलेगी। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। यस। पर जो 80 रुपए वाली का टेस्ट आएगा वो अप्रतिम होगा। हाँ, टचिंग द स्काई। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। हाँ, क्या हो गया? एकदम नालायक हो गया ये। राव पिटना है क्या? चलो बढ़े क्या आगे? मोनोपोलिस्टिक देखेंगे एक बार। अरे बोलो। हाँ, देखो मोनोपोलिस्टिक में क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सेलर्स बहुत सारे हैं जिनका अपना एक छोटे छोटे मार्केट बना हुआ है, ठीक है, लेकिन और बायर्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन प्रोडक्ट का क्या है? डिफरेंशिएशन। हर किसी के अपने अलग फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे वो बेच रहे हैं। आ रही है क्या बात समझ में? सबसे पता है सबसे बढ़िया चीज इसमें पता चलेगी कौन सी पता है? परफ्यूम्स। परफ्यूम क्रेजी मार्केट है परफ्यूम का। मतलब परफ्यूम आप सेम खुशबू है, वही आपको इतने से इतने पे भी मिल रही, 100 रुपए में, सेम खुशबू, ठीक है, वही सेम खुशबू, वो फैंसी एकदम उसको बढ़िया बना के और वो 10,000 के परफ्यूम में बेच रहे हैं, खुशबू सेम है। हाँ, अरे मैं कह रही हूँ खुशबू। अरे खुशबू में मैं छोरी की बात नहीं कर रही हूं, मैं समझ गई। एकदम नालायक हो गई। खुशबू के साथ मूवी गए थे तुम? हाँ, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सुमित पिटेगा आज। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या बोलता है कि यू आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट बट विद डिफरेंट फ्रेग्रेंस। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर प्राइस। अब देखो मुझे एक बात बताओ, चूंकि मोनोपोलिस्टिक है और कोई अपना अपना ब्रांड बेच रहा है, तो क्या वो अपनी प्राइस रख सकता है? यस। तो वो प्राइस अगर थोड़ी बहुत बढ़ा भी देगा तो क्या बहुत इजीली उसकी डिमांड लूज कर देगा क्या? नहीं, नहीं करेगा। लेकिन अगर आप मेजर चेंज करोगे प्राइस में तो क्या डिमांड गिरेगी? यस। तो देखो छोटे मोटे में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ओवरऑल प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी, बिकॉज दे आर सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर, दे आर कंपेटिटर्स ऑफ ईच अदर। आ रही है क्या बात समझ में? तो मैम हम इसमें भी बोल सकते हैं कि इसका डिमांड कर्व नीचे जाएगा। यस, याद आ गया सबको? ठीक है। तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में दोनों में डिमांड कर्व AR इज इक्वल्स टू डी, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू डिमांड कर्व, राइट, वो ऊपर से नीचे जाएगा। बढ़े आगे। अच्छा, हाँ बोलो ना, पूछा नहीं? अच्छा यस। अब नेक्स्ट इज, इसमें कंपटीशन कैसी होती है? नॉन प्राइस। इसमें एक्चुअली प्राइस इतना बड़ा मैटर ही नहीं है, इसमें क्या मैटर है बहुत बड़ा?
द फीचर्स, द डिजाइन, द पैकेजिंग। आपको पता है एक कंपनी है जिसका नाम है फॉरेस्ट एसेंशियल्स, नाम सुना होगा आप लोगों ने कहीं पर भी। उसका फिनिक्स में भी एक स्टोर है और भी 2-4 जगह स्टोर है। फॉरेस्ट एसेंशियल्स पता है पैकेजिंग कैसे करता है? लेट्स से मैंने अगर ये अपना अजय अजय ने लेट्स से कंपनी खरीदी बोल रही हूं मैं, लेट्स से अजय ने एक परफ्यूम खरीदा, उसका एक कोई क्रीम खरीदी, ठीक है। क्रीम परफ्यूम ये वो फालतू की चीजें बनाते हैं वो, ठीक है। अब वो क्रीम खरीदी, ठीक है। वो पता है क्या करेंगे? पहले एक बटर पेपर लेंगे, बटर पेपर समझते हो, वो ट्रांसपेरेंट सा बटर पेपर लेंगे। उसके बाद उस पे वो क्रीम का बॉक्स रखेंगे, ठीक है। उस पे रोज पेटल्स डालेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको पैक करेंगे। फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर बटर पेपर पे खूब ऐसा बहुत सारा परफ्यूम डाल देंगे। और ये पता है एक्चुअल परफ्यूम नहीं है, परफ्यूम तो मिक्स्ड होता है। परफ्यूम में तो इतना सा एक्चुअली फ्रेग्रेंस होता है, बाकी सब ऑयल, अल्कोहल और ऐसी बहुत सारी चीजें मिक्स्ड होती है, ठीक है। पी मत लेना उसको, ठीक है, अल्कोहल, ठीक है, पता चला, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो और उसके बाद वो उसको एज इट इज पूरे पूरी पैक्ड चीज को एक पॉलिथीन बनाएंगे। पॉलिथीन भी कपड़े का बैग है, ठीक है। कपड़े के बैग में जिसपे फॉरेस्ट एसेंशियल लिखा हुआ है उसमें वो डालेंगे। फिर वो जो बटर पेपर है ना, वो एक्चुअल फ्रेग्रेंस है, वो कोई मिक्स नहीं है, वो एक्चुअल फ्रेग्रेंस मिली हुई है। जिस बटर पेपर को अगर आपने अपनी अलमारी में कबर्ड में रखा तो सालों साल तक पूरी अलमारी में खुशबू आएगी। तुम समझ रहे हो कितना दिमाग लगा रहा है आदमी? तो अगर कोई प्राइस उसकी बढ़ा भी देगा, बोले 100 रुपए बढ़ा दी, तो क्या मैं मेरा छोड़ो, अजय सोचेगा कि बोले अरे प्राइस बढ़ा दी मैं तो नहीं कर नहीं, अरे 100 रुपए उसको बटर पेपर चाहिए। आ रही है क्या बात समझ में? यस, बहुत अच्छे से, ठीक है। सो यहाँ पर प्राइस रिडक्शन इज नॉट अ थिंग जिससे आप अपनी डिमांड बढ़ा सकते हो। हमको मालूम प्राइस गिरती है डिमांड बढ़ती है, बट डिमांड यहाँ पे प्राइस रिडक्शन से नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर फीचर्स, इनोवेशन, ब्रांडिंग, प्रमोशन, मार्केटिंग, इन सब से बढ़ेगी। समझ में आया क्या सबको? बहुत अच्छे से। नेक्स्ट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ पर इजी है एंटर करना भी और एग्जिट करना भी, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं। ब्रांड लॉयल्टी, यहाँ पर हर कोई अपने ब्रांड के लिए लॉयल है। जैसे अपना अजय जो है वो फॉरेस्ट एसेंशियल्स का लॉयल है। आ रही क्या बात समझ में? यस, बढ़े आगे, ठीक है। जैसे माइसोर सैंडल, लक्स, रेक्सोना, हमाम, डेटॉल, डेटॉल से कौन आता है, लिरिल पेयर्स, ठीक है। ये सब जो हो गए, ये सब क्या हो गए? हाँ, आता है तो वो यही बोल रहे हैं कि पीपल आर लॉयल टू देयर ब्रांड्स, करेक्ट है। यस, बढ़े आगे। अब देखो, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली सेम है। शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली सेम है, ठीक है। अब मेरे साथ आप लोग बनाते चलो, फटाफट से आ जाओ, मेरे साथ बनाएंगे। हाँ, यस, ठीक है। अब देखो अपना कैसे रहता है, सबसे पहले अपन डिमांड कर्व कैसे बनाएंगे, ऊपर से नीचे। अरे ये हो गया हमारा ए आर इज इक्वल्स टू डी, करेक्ट है। ये तो क्लियर है सबको, ये ऊपर से नीचे क्यों जा रहा है ना? बढ़े आगे। उसके बाद नेक्स्ट, ये कौन सा कर्व हो गया? एम आर, ये सबको मालूम है, फटाफट से बता दो। अगर टोटल रेवेन्यू जीरो है तो ए आर भी क्या हो जाएगा? जीरो। टी आर जीरो है तो एम आर भी क्या हो जाएगा? जीरो। और अगर टी आर गिर रहा है तो एम आर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। एम आर नेगेटिव हो सकता है क्या? यस, बढ़े आगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। अब ठीक है, यस, ये हमारी क्या हो गई? पी जीरो, ठीक है। ये क्या होगा हमारी? पी जीरो, है ना। और ये हमारी हो गई क्वांटिटी, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा पॉइंट, ये पॉइंट जिस पे हम क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट जो है ए, ए पर क्या होगा? ये हो गया एसी,
ये एसी कर्व है, राइट? तो मुझे एक बात बताओ, P0 कौन सी प्राइस है जिस पर AR इज इक्वल्स टू AC, करेक्ट है? और अगर हम ये बोल दें मैम कि AR जो है वो सॉरी MC जो है वो MR को नीचे से कट कर रहा है, तो MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, याद आ गया सबको? तो इस केस में प्रॉफिट क्या रहेगा? नॉर्मल प्रॉफिट, करेक्ट है? याद आ गया सबको? अब देखो, सेम प्राइस पर अगर हम सॉरी सेम क्वांटिटी पर अगर हम प्राइस बढ़ा दे P1, ठीक है? तो अब मुझे एक बात बताओ, ये हमारा OP0AQ, ठीक है? क्या बताया मैंने? OP0AQ, ये तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि मैम इस एरिया में अपन इस एरिया को मार्क करते हैं ग्रीन से, ठीक है? ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, ये वाला एरिया OP0AQ। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल प्रॉफिट है। इस टाइम पर AR इज इक्वल्स टू AC, MC कर्व कट्स MR फ्रॉम बिलो। लेकिन हमारा जो ये वाला एरिया है विच इज हम बोल सकते हैं OP1 और ये पॉइंट है लेट्स से B, तो B और Q ये वाला कौन सा हो गया? एबनॉर्मल प्रॉफिट। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। कोई डाउट, समस्या, आपत्ति किसी को भी? ऐसा क्यों हुआ मैम? क्योंकि हमारा P1 पर AR इज ग्रेटर देन AC, है ना? AR क्या हो गया? ग्रेटर देन AC। और जब एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट तो फिर क्या होगा? एबनॉर्मल प्रॉफिट। मैम इक्वल हुआ तो नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट हुआ तो लॉस, और एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हुआ तो शट डाउन पॉइंट। याद आ गया सबको? बहुत अच्छे से। किसी को कोई डाउट समझते हैं इसमें? मतलब अगर मैंने तुमको नींद में उठा के भी पूछा कि नॉर्मल प्रॉफिट में MR कर्व को नीचे से किसको कट करना है, तो बताना चाहिए MC कर्व कट करेगा। और नॉर्मल प्रॉफिट में क्या इक्वल होना चाहिए? AR इज इक्वल टू AC या फिर MR इज इक्वल टू MC भी चलेगा। समझ में आया क्या सबको? बहुत अच्छे से। बढ़ेंगे क्या आगे? ठीक है, फटाफट से बताओ, अगर AR इज ग्रेटर देन AC, AR ग्रेटर देन AC, परियो AR ग्रेटर देन AC, एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है? AC इज इक्वल्स टू AR, नॉर्मल प्रॉफिट। AC ग्रेटर देन AR, नॉर्मल लॉस। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ग्रेटर देन AR, शट डाउन पॉइंट। शट डाउन, बंद कर दो, दफा कर दो। क्लियर है सबको? यस, बंद कर दिया वो लड़की ने। शर्म नहीं आ रही एकदम। बढ़े क्या आगे? यस, इजी है। बिगड़ गई है, नालायक हो गई है। चलो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब अपन लॉस देखते हैं, ठीक है? लॉस के केस में क्या होगा? बनाते चलो। ये बनाया सबने? सब लोगों ने बना लिया? लाइव वाली जनता बना लिया अपने? अगर नहीं बनाया तो फोटो ले लो यहां तक का, इनकेस नहीं बनाया तो। चलो अब नेक्स्ट, नॉर्मल लॉस। अरे अरे अरे, नॉर्मल ठीक है। देखो सबसे पहले अपना ये बन गया, है ना? ये हो गया हमारा P0, ये हमारा हो गया Q0, ठीक है? ये कौन सा कर्व है? MR। ये कौन सा है? AR, ठीक है? AR इज इक्वल्स टू डिमांड, करेक्ट है? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, हमारा ये ऐसी प्राइस है जिस पर हमारा AC आ रहा है। ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम होती है क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम होती है क्या?
नहीं, ठीक है। अगर ये हमारा एवीसी होता तो ए पॉइंट पर क्या हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। बताओ, अभी भी लॉस बोल सकते हैं, अभी भी लॉस बोल सकते हैं। नॉर्मल लॉस कब हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। अरे मेरी जान, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर एवरेज रेवेन्यू के बराबर है, इसका मतलब एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू हो गया ना। क्यों मैम, क्योंकि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू, करेक्ट है। और अगर ये ही एवरेज रेवेन्यू के बराबर है तो इसका मतलब एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, एंड व्हेन एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू देन नॉर्मल लॉस। समझ में आया सबको? वापस एक बार सब इधर ध्यान दो। ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट, वेयर वेयर एवरेज कॉस्ट, सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ मैम, सीधी सी बात है, नॉर्मल लॉस हुआ। नॉर्मल लॉस क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था, जब एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। AC इज टू AR इज नॉर्मल प्रॉफिट, ये अपन ने पढ़ा था। यस, अगर AC इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू तो क्या होगा, नॉर्मल लॉस। ये तो अपन ने डिसाइड कर ही लिया था, अब भी अपन ने किया। अब मुझे बताओ AC होता क्या है, AFC प्लस AVC। तो अगर AVC AR के बराबर है, ठीक है, तो सीधी सी बात है ना, AC इज ग्रेटर देन AR। देखो एक सिंपल एग्जांपल देती हूं मैं। फॉर एग्जांपल एवरेज कॉस्ट है टोटल 10, है ना, एवरेज रेवेन्यू है टोटल 10, तो यहां पर क्या हुआ बताओ, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू 10-10 है तो क्या हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट, करेक्ट है। यस, AC हुआ हमारा 10 और AR हुआ हमारा 8। बताओ, AC है 10, ये क्या हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, हाँ ये क्या हो गया, AC क्या है 10, AR क्या है 8, तो यहां पर AC इज ग्रेटर देन, अरे अच्छा ये हो रहा है, हाँ यहां पर क्या हो गया, AC इज ग्रेटर देन AR, करेक्ट है। अब मुझे बताओ, अगर AFC है 5, AVC है 5 और AR है 8, सॉरी 5, अब बताओ ऐसे में क्या होगा, मुझे बताओ। अब इस टाइम पर टोटल एवरेज कॉस्ट कितनी हो गई, 10, करेक्ट है, राइट, और AR कितना हो गया 5। ये तो वही सिचुएशन हो गई ना मैम, AC इज ग्रेटर देन AR, और यहां पर क्या हो रहा है, AVC इज इक्वल टू AR, सीधी सी बात है ना। तो इसीलिए जब AVC और AR बराबर है तो इसका क्लियर मतलब तो ये ना कि AVC AR तो बराबर होंगे, पर इसका मतलब एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। आ रही है क्या बात समझ में? यस, एक बार वापस समझना है मानसी, एक बार थोड़ा सा मैं बताऊंगी प्लीज, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो ये क्लियर है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू होगा तो नॉर्मल प्रॉफिट, ये तो अपन डिक्लेयर कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर हमारा ये एवरेज रेवेन्यू है और एवरेज कॉस्ट यहां से आता है तो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे क्या रहेगा, नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा। तो व्हेन AC इज इक्वल टू AR, नॉर्मल प्रॉफिट। यहां तक क्लियर है, कोई यहां तक डाउट है किसी को, बढ़े आगे। अब इसके बाद ध्यान से सुनना, एवरेज कॉस्ट, सब लोग इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ठीक है। AC लेट से 5 है, सॉरी AC लेट से 10 है, ठीक है। AC कितना है, 10 रुपीज, 10 रुपीज, ठीक है। AR भी है 10 रुपीज। इस समय पर क्या हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट जैसा अपना चल रहा है, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस हमारा AC है 10 रुपए, AR है 5 रुपए, इस टाइम पे क्या हुआ, AC इज ग्रेटर देन AR, ठीक है। अब मुझे बताओ AC का फॉर्मूला क्या होता है, AFC प्लस AVC, ठीक है। अब मैं अब AFC और AVC के भी पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है। AFC हमारा है 5, AVC हमारा है 5 और AR जो है वो हमारा है 5। अब मुझे बताओ क्या बराबर हो गए, तो अब मुझे बताओ यहां पर क्या हुआ, भले AVC और AR तो बराबर हो गया, लेकिन AC जो है ओवरऑल AR से बड़ा हो गया ना, क्योंकि AC कितना हो गया टोटल करके 10, तो AC हो गया 10, AR था
5, क्योंकि वो किसके बराबर था, एवीसी के। तो टोटल क्या हो गया, एसी इज ग्रेटर देन एआर, एंड व्हेन एसी इज ग्रेटर देन एआर देन नॉर्मल लॉस। समझ में आया सबको? यस अभी रुको, अभी रुको, अभी प्रॉब्लम और बढ़ रही इस धंधे में। अब क्या हुआ, हमारा जो एएफसी है वो है 5, एवीसी हमारा हो गया 10। मैम एवीसी 10 क्यों हो गया, क्योंकि हमारा सप्लायर, रॉ मटेरियल, लेबर, ये सब थोड़ा महंगा हो गया, ठीक है, ये हमें थोड़ा महंगा पड़ने लग गया। और हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो 5 है, ठीक है। तो अब बताओ यहां पर टोटल, पहले बताओ एवरेज कॉस्ट कितनी हुई, 15, एएफसी प्लस एवीसी 15 हो गई, ठीक है। लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही ओवरऑल एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा है ना, ठीक है। यहां पर दो प्रॉब्लम हो रही है, एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। मैम ये पॉइंट आ जाए ना, शट कर दो। समझ में आया सबको? यस तो अभी इस पॉइंट पर कौन सा, अब बताओ ए पॉइंट पे कौन सा पॉइंट है, ये ए पॉइंट कौन सा है, एवीसी है, और ये एआर है, तो एवीसी इक्वल्स टू एआर, इक्वल है अभी भी, नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है। समझ में आ रही है बात? लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना, अगर हमारी प्राइस नीचे हो गई, ये बी पॉइंट, तो हमारा एवीसी ऊपर चला गया, ए पॉइंट इज अबव देन बी पॉइंट, ठीक है। बी पॉइंट क्या हो गया, बी पॉइंट वो एवरेज रेवेन्यू का पॉइंट हो गया जिसमें हमारा, बी पॉइंट इज दैट पॉइंट जिसमें अगर हम P1 प्राइस रखते हैं तो हमारा एवरेज रेवेन्यू आएगा, करेक्ट है। और प्रॉब्लम ये हो रही है कि एवीसी तो ऊपर ही है ना, एवीसी कहां पर है, ए पॉइंट पर, ए पॉइंट किसके ऊपर है, बी पॉइंट पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो ओवरऑल ग्राफ है वो तो ऊपर ही चल रहा है, और हमारा जो एवरेज रेवेन्यू वो तो नीचे है। आ रही है क्या बात समझ में? तो हम ये बोल सकते हैं एवीसी इज अबव देन एवरेज रेवेन्यू, और एवीसी इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, और ऐसा होगा तो इसका मतलब शटडाउन पॉइंट। आ रही है क्या बात समझ में? हर किसी को डाउट है क्या, किसी को? ये चलो ये आप अच्छे से लिखो, मैं अच्छे से लिखवा रही हूँ, ठीक है। देखो 4 सिचुएशंस हम लोग लिख रहे हैं ओवरऑल, ये सिचुएशन किस में काम आएगी, मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली दोनों में काम आएगी, ठीक है। देखना सबसे पहला एग्जाम्पल, सिचुएशन नंबर 1, सब लिखते चलेंगे, लाइव वाली जनता सब लिखते चलेंगे, ठीक है। देखो एवरेज कॉस्ट है 10, एवरेज रेवेन्यू है 10, इस टाइम पर क्या होगा, AC इज इक्वल्स टू AR, रिजल्ट नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा इसमें एक और चीज अपने को देखनी पड़ेगी, बताओ फटाफट से कौन सी, MC कर्व शुड कट MR फ्रॉम बिलो, ये भी तो देखेंगे ना यार, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर AC हमारा 10 है और AR हमारा 5 है, तो ऐसे में क्या होगा, AC इज ग्रेटर देन AR, करेक्ट है। तो इसमें क्या हुआ रिजल्ट, नॉर्मल लॉस। यहां तक क्लियर है? तीसरा, अगर हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट है 5, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 5, और एवरेज रेवेन्यू है 5, तो बताओ यहां पर क्या हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू पहला, और एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, तो रिजल्ट क्या होगा, ये ऊपर कर लू थोड़ा सा, इतना कर लू ऊपर, है ना, तो रिजल्ट क्या होगा हमारा, नॉर्मल लॉस। ये क्लियर है सबको? बढ़े आगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये लिखा इतना सबने लिखा? नेक्स्ट फोर्थ, अगर AFC है, अच्छा यहां पे लिख लेना AC इक्वल्स टू 10,
ठीक है। अगर AFC हमारा 5, AVC हमारा 10 और AR है हमारा 5, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, AVC इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, करेक्ट है, और एवरेज कॉस्ट तो ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू है ही, क्यों, क्योंकि एवरेज कॉस्ट कितना हो गया, 15, ठीक है। तो ऐसे केस में रिजल्ट क्या होगा इसका, शट डाउन, दफा हो जाओ, बंद कर दो। समझ में आई क्या बात, बहुत अच्छे से। अब मैम ये कब होगा, AVC वुड बी ग्रेटर देन AR, ग्राफ में कैसे होगा, जब AVC कर्व ऊपर जा रहा है और AR कर्व नीचे जा रहा है। तो ऐसी प्राइस का पॉइंट जिसमें AVC कर्व ऊपर ही निकल गया और प्राइस नीचे चल रही है ना, ये होता है ना, प्राइस नीचे चल रही है और AVC कर्व ऊपर जा रहा है। क्लियर है सबको, कोई डाउट, समस्या, आपत्ति? डन, इजी लग रहा है अभी, यस, डन, बढ़े आगे। मिस्टर सुमित, लाइव वाली जनता सबने लिखा, चल, ऑल राइट, अभी आ जाओ इस पे। यस, तो सबसे पहले हमने मोनोपोलिस्टिक में क्या देखा, मोनोपोलिस्टिक में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगी क्या, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब इधर प्राइस बदली उधर डिमांड बदल गई, डिमांड में इतना प्राइस पे इतना रिएक्ट करेंगे क्या, नहीं मैम, वही याद है फॉरेस्ट एसेंशियल 100 रुपए बढ़ा दी, इसको फर्क पड़ेगा क्या अजय को, नहीं। तो इतनी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है, हाँ रिलेटिवली इलास्टिक होती है। रिलेटिवली भी इलास्टिक क्यों होती है, ठीक है, वहां पे लिख लो, इट इज रिलेटिवली इलास्टिक, व्हाई, बिकॉज इट हैज सब्स्टिट्यूट्स एंड कंपेटिटर्स, तो थोड़ा तो प्राइस पे रिएक्ट करेंगे। लिख लिया सबने, इसका रीजन क्या है, सब्स्टिट्यूट्स एंड कंपेटिटर्स। बढ़ेंगे आगे, ठीक है, एंड इट इज अ प्राइस मेकर, ठीक है, ये प्राइस मेकर होता है, जैसे मोनोपोली में प्राइस मेकर होता है ना, वैसे मोनोपोलिस्टिक में भी होता है, व्हाई, बिकॉज ब्रांड है तो वो अपनी प्राइस रख सकता है। डन, बढ़े आगे, चलो, ये देखो, ये वाला ग्राफ देख लो, यहां पर जो ये अपने याद है, अपने इसको P0 लिखा था और इसको A लिखा था, तो OP0AQ पे नॉर्मल प्रॉफिट, उसके ऊपर वाले प्राइस पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, याद आ गया सबको। अगर हमारी इस वाले डायग्राम में देखो, अगर हमारी प्राइस होती P0, ठीक है, और ये पॉइंट है A, तो OP0AQ पर तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, क्यों, क्योंकि हमारा ये जो पॉइंट है, ये कौन सा है, ए पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट मिल रहे हैं, ये एवरेज कॉस्ट, ठीक है, और ये एवरेज रेवेन्यू, मतलब एवरेज रेवेन्यू थोड़ा नीचे जा रहा है, आ रही क्या बात समझ में, इस ग्राफ के हिसाब से उन्होंने नॉर्मल लॉस बताने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन अगर हम P0 से प्राइस P1 पे गिरा देंगे, तो अब यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू तो B पॉइंट पर है और एवरेज टोटल की कॉस्ट तो हवा में लटक रहा है। बस याद रखना, अगर कोई भी एवरेज कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ है, दोनों का ग्राफ ऐसा होता है चंद्रमा जैसा, ठीक है, अगर वो हवा में लटक रहा है ना, रेवेन्यू के ऊपर लटक रहा है, तो शटडाउन या लॉस होगा, वो डिपेंड करेगा, अगर इक्वल है तो लॉस होगा, अगर एकदम ही ऊपर जा चुका है तो शटडाउन होगा। समझ में आया सबको, और अगर दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो प्रॉफिट होगा। बस इतना याद रखना है कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का अगर ग्राफ चंद्रमा हवा में लटक रहा है तो लॉस की तरफ बढ़ रहा है वो। समझ में आया सबको, बढ़े आगे एकदम मस्त तरीके से, चलो। अच्छा, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में अगर आपने शॉर्ट रन में एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट दोनों हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या होगा, वापस एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट बराबर हो जाएगा। तो लॉन्ग रन में आप अगर आप शॉर्ट रन में एबनॉर्मल लॉस कमा रहे हो तो लॉन्ग रन में किस पे आ जाओगे, नॉर्मल प्रॉफिट पर। अगर आप शॉर्ट रन में एबनॉर्मल लॉस कमा रहे हो तो लॉन्ग रन में किस पे आ जाओगे, नॉर्मल प्रॉफिट पे। इस टाइम पर क्या होगा, AR इज इक्वल्स टू AC हो जाएगा। शॉर्ट रन में एबनॉर्मल लॉस पर हो, शॉर्ट रन में एबनॉर्मल लॉस पर हो, एबनॉर्मल लॉस मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इतनी ज्यादा है मैम कि हम रेवेन्यू नहीं कमा पा रहे हैं,
एबनॉर्मल लॉस होगी शॉर्ट रन में, तो भी लॉन्ग रन में किस पे आ जाओगे, नॉर्मल प्रॉफिट पर। आ रही है क्या बात समझ में? क्यों मैम आ जाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट पे? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है ना, फर्म्स धंधा छोड़ने लग जाएगी। वही सेम चल रहा है यहाँ पर। क्या क्या हो रहा है कि शॉर्ट रन में हम एबनॉर्मल लॉस इनकर कर रहे हैं ना, तो मैं एबनॉर्मल लॉस इनकर कर रही हूँ तो बाकी सब भी कर रहे होंगे, तो बहुत सारी फर्म्स मार्केट से बाहर होती जाएगी, तो अब बहुत सारे कस्टमर्स मेरे लिए बचे हैं, तो मैं ज्यादा प्राइस बढ़ाकर रेवेन्यू कमा सकती हूँ। तो ओवरऑल एबनॉर्मल लॉस जो मेरे शॉर्ट रन में था वो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट पे आ गया। और इसका उल्टा, अगर मैं एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हूं, ठीक है, तो बहुत सारी फर्म्स ज्वाइन करने लग जाएगी मार्केट, और एबनॉर्मल प्रॉफिट से मैं किस पे आ जाऊंगी, नॉर्मल प्रॉफिट पे लॉन्ग रन में। क्लियर है सबको? यस, ठीक है। तो इवेंचुअली लॉन्ग रन में कवि का सार ये है कि नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी मोनोपोलिस्टिकल मार्केट में इन द लॉन्ग रन। समझ में आया सबको? यस। अच्छा, नॉन ऑप्टिमम फर्म क्या होती है? इन द लॉन्ग रन द फर्म हैज एक्सेसिव कैपेसिटी, इट इज प्रोड्यूसिंग अ लोअर क्वांटिटी देन फुल कैपेसिटी। इन द अबव डायग्राम द फर्म कैन एक्सपैंड इट्स आउटपुट फ्रॉम Q1 to Q2 and reduce average cost since B is the lowest point in the LAC curve. B तो मुझे दिख ही नहीं रहा इसमें। ओके, ये वाला है, ठीक है। देखो अब ध्यान से सुनना, अगर देखो नॉन ऑप्टिमम फर्म पता है कौन सी होगी? अभी हमने क्या पढ़ा, एबनॉर्मल लॉसेस आप कमा रहे हो शॉर्ट रन में, और आप लॉन्ग रन में किस में कन्वर्ट हो जाते हो, नॉर्मल प्रॉफिट में हो जाते हो। पर अगर मैम कोई फर्म, अच्छा मुझे बताओ एबनॉर्मल लॉसेस कब होंगे? ये होगा। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि आप कोई भी मशीनरी को फुल कैपेसिटी पे रन ही नहीं कर रहे हो, इसलिए पर यूनिट आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है। अगर आप एक मशीनरी को फुल कैपेसिटी पे रन करो, बोलते हैं ना बल्क प्रोडक्शन करो, बल्क में करो, बल्क में करो, तो अगर आप बल्क में नहीं करोगे, आप कम प्रोडक्शन कर रहे हो बड़ी मशीनरी से, इसका मतलब यू नॉट यूजिंग फुल मशीनरी एट फुल कैपेसिटी, जिसके कारण आपका, अगर आपने लॉन्ग रन में भी यही चलते रहने दिया कि आप मशीनरी को फुल कैपेसिटी पे यूज नहीं कर रहे हो, तो आप एबनॉर्मल लॉस पर ही चलोगे इवन इन लॉन्ग रन। समझ में आ रही बात? अपनी जो बातें कर रहे ना कि शॉर्ट रन में नॉर्मल लॉस है, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाओगे, क्यों आ जाओगे? क्योंकि बहुत सारी फर्म्स मार्केट छोड़ के चले जाएगी। तुम मेरी बात समझो, फर्म्स ने अगर मार्केट छोड़ भी दिया, पर अगर आप गधे के गधे ही रहे, तो अब कैसे आओगे नॉर्मल प्रॉफिट पे? समझ में आ रही बात? एबनॉर्मल लॉस पहले क्यों हो रहा था? क्योंकि हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी एवरेज रेवेन्यू से कहीं ज्यादा थी। ये अपन ने पढ़ ही लिया, अभी प्रूव कर ही लिया। नाउ अगर हम आज भी वही प्रैक्टिस कंटिन्यू करें कि हम वही मशीनरी पे कम यूनिट्स प्रोड्यूस करें, इसका मतलब मशीनरी को फुल कैपेसिटी पे यूज ही नहीं कर रहा है, विच मींस मोर वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट हमें लागत ज्यादा लगेगी। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। यस, बढ़े आगे। लास्ट, ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली मतलब, ओलिगो का मतलब डुअल, टू, ठीक है। तो ओलिगोपॉली में क्या होता है, जनरली दो सेलर्स रहते हैं, बट ओलिगोपॉली की जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे आगे चेंज हुआ है। आजकल ओलिगोपॉली मतलब मानते हैं कि 2 से 5, 6, 7, 8, 9, 10 के करीब जो सेलर्स होंगे वो भी ओलिगोपॉली में मानेंगे। तो मैम आप कहना चाह रहे हो टेलीकॉम, और यहाँ पे हमारे यहाँ पर जो चलता है वीजा मास्टर कार्ड, ठीक है, जितने भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होते हैं मतलब वीजा होंगे या फिर मास्टर कार्ड होंगे। आ रही के बात समझ में? तो ओलिगोपॉली में तो पहली बात तो फ्यू सेलर्स हैं और वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ठीक है। अगर थोड़े बहुत भी अलग अलग बेचेंगे तो बस उनके फीचर्स थोड़े अलग होंगे, बट ओवरऑल प्रोडक्ट सेम ही होंगे। क्लियर है सबको? जैसे जियो थोड़ी बहुत ऑफर्स अलग दे पाएगा, है ना, लेकिन है तो वही ना, टेलीकॉम ही है, करेक्ट है, राइट। इसलिए ओलिगोपॉली को क्या बोला जाता है? कॉम्पिटिशन अमंग द फ्यू। अब आपको सवाल आया, which one of the following is considered as competition among the few? Monopoly, monopolistic, oligopoly, perfect competition? oligopoly। बच्चे इस पे लिखते हैं monopoly, नहीं, ऐसा नहीं करना है। oligopoly is competition among the few। समझ में आया सबको? ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑफ कोर्स इंटरडिपेंडेंस है, थोड़ा नहीं मतलब अच्छे लेवल पे इंटरडिपेंडेंस है फर्म्स का एक दूसरे के ऊपर।
इधर जियो ने प्राइस गिराया, एयरटेल वहां प्राइस गिरेगा, इधर एयरटेल ने प्राइस बढ़ाया, जियो इधर प्राइस बढ़ा देगा। करेक्ट है? सो व्हेन द नंबर ऑफ कंपेटिटर्स आर फ्यू, एनी चेंज इन प्राइस आउटपुट प्रोडक्ट बाय वन फर्म विल डायरेक्टली इंपैक्ट द अदर राइवल फर्म। तो वो भी रिटालिएट, रिटालिएट करना मतलब मुंह तोड़ जवाब, रिटालिएट करना मतलब मुंह तोड़ जवाब, लिटरली मुंह नहीं तोड़ना है, बट मुंह तोड़ जवाब मतलब ऐसा जवाब देंगे, ऐसा जवाब देंगे, तो दैट इज रिटालिएशन। ठीक है? तो ऑफ कोर्स ओलिगोपॉली में अगर एक फर्म ने कुछ भी चेंज किया तो दूसरी फर्म भी चेंज करेगी। सो एन ओलिगोपॉलिस्टिक फर्म मस्ट कंसिडर नॉट ओनली द डिमांड बट ऑल्सो द रिएक्शन ऑफ द फर्म्स। तो इसलिए बोला जाता है कि ओलिगोपॉलिस्टिक फर्म्स को सिर्फ अपने कस्टमर्स के बारे में नहीं सोचना है कि वो कितना डिमांड पे रिएक्ट करेंगे, वो प्राइस पे कितना रिएक्ट करेंगे, नहीं, उनको अपनी फर्म्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा जो उनके कंपेटिटर्स हैं। समझ में आया सबको? यस। नॉन प्राइस कंपटीशन एडवर्टाइजिंग, इसमें भी प्राइस इतना बड़ा, देखो वेरियस फर्म्स हैव टू एम्प्लॉय अग्रेसिव मार्केटिंग टू अक्वायर ग्रेट शेयर इन द मार्केट। शेयर इन द मार्केट मतलब मार्केट शेयर, कस्टमर बेस। ठीक है? तो कस्टमर बेस के लिए उनको अग्रेसिव मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और हर बार प्राइस एक तरीका नहीं होता है। आ रही बात समझ में? प्राइस वॉर तो चलता ही है, प्राइस वॉर तो चलता ही है, बट इसके अलावा भी, और प्राइस वॉर हुआ ना, पता है, तो कोई भी नया बंदा आ जाएगा मार्केट में और सस्ते में आपके कस्टमर्स को लेके जाएगा। तो आप सिर्फ प्राइस पे नहीं जीत सकते, आपको अग्रेसिव मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आ रही है क्या बात समझ में? यस। बढ़े आगे। ग्रुप बिहेवियर, ओलिगोपॉली ग्रुप बिहेवियर की तरह दिखता है। ओलिगोपॉली इज नथिंग बट अ ग्रुप बिहेवियर। लोगों को लगता है ओलिगोपॉली इज एज गुड एज कार्टेल। कार्टेल समझते हो ना? कार्टेल समझते हो? यस, क्या कर रहे हो, पता है क्या? करेक्ट। जो भी सेम बिजनेस में है, लेट्स से अपन 4 सेलर्स है, अपन, मैंने सबको फोन किया, मतलब चलो एक मीटिंग है, सबने ऐसा होगा कि सौम्या ने क्यों फोन किया, ये तो हमारी कंपेटिटर है ना, मतलब चलो आओ नीचे आओ, प्रेस्टीज पॉइंट पे चाय पियेंगे। ठीक है? और हम नीचे आए चाय पीने, और मैंने सबको बोला देखो अपन लोग सब चाय कॉफी बेच रहे हैं, जैसे हमारा चाय कॉफी का धंधा है। ठीक है? अपन सब चाय कॉफी बेच रहे हैं, है ना? सब लोग यहाँ पर compete कर रहे हैं, अपन एक साथ धंधा कर लेते हैं ना, एक मर्जर वगैरह कर लेते हैं, और अपन जो चाय 10-10 रुपए की बेच रहे हैं वही चाय 50 की बेचेंगे। आ रही है बात समझ में? तो बेसिकली सबने मिलकर एक मोनोपोली क्रिएट कर ली, वो कार्टल होता है। ओलिगोपोली कार्टल नहीं है, ओलिगोपोली इज नॉट अ कार्टल। ओलिगोपोली में सब अपना अपना ही लड़ रहे हैं, बट उसको फिर भी एक तरह से ग्रुप माना जाता है। क्लियर है सबको? ठीक है? लेकिन हाँ, कार्टल इलीगल है, कार्टल इलीगल है, मर्जर इलीगल नहीं है। अगर आपने परमिशन ले लिया है तो सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आपको परमिशन देता है मर्जर अमाल्गमेशन करने की, बट अदरवाइज ओलिगोपॉली लीगल है और मर्जर अमाल्गमेशन भी लीगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? अब इसमें वैसे तो कोई ग्रुप बिहेवियर मतलब ग्रुप है, पर कोई ग्रुप बिहेवियर ऐसा नहीं कि कोई सिंडिकेट के रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, कोई माफिया है, सिंडिकेट के रूल्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। मूवी देखी पुष्पा? पुष्पा में तो ना सिंडिकेट के कुछ रूल्स हैं, आप चेंज, यहाँ पे ओलिगोपॉली में ये सब कुछ नहीं है। आरी बात समझ में? ईच ओलिगोपोलिस वॉचेस द बिहेवियर ऑफ अदर ओलिगोपोलिस एंड अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी डिजाइन कर लेंगे। समझ में आया क्या सबको? यस। बढ़े आगे। ठीक है? अब देखो ओलिगोपॉली कितने अलग अलग टाइप की होती है। एक होती है प्योर या परफेक्ट ओलिगोपॉली। परफेक्ट ओलिगोपॉली क्या होती है? जिसमें जो वो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं ना वो एकदम होमोजीनियस है नेचर में। द गुड्स विच आर बीइंग सोल्ड बाय एवरी ओलिगोपॉलिस्ट इज सेम, होमोजीनियस, तो वो क्या मानी जाएगी? परफेक्ट ओलिगोपॉली या फिर प्योर ओलिगोपॉली। नेक्स्ट होती है इम्परफेक्ट, फिर ऑफ कोर्स जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स बेच रहे हो आप, है ना, तो वो क्या हो जाएगी? इम्परफेक्ट ओलिगोपॉली। ठीक है? जैसे टाल्कम पाउडर, टाल्कम पाउडर में क्या है, एक होता है वो फेस व्हाइटनिंग वाला पाउडर, एक होता है जो आप उसके बॉडी पे डालते हो ओडर वगैरह के लिए। तो टाल्कम पाउडर ही बहुत सारे बिक रहे हैं। डर्मी कूल है क्योंकि वो कूल करेगा ठंड में। ठीक है? हाँ, पॉन्ड्स का वो फेस पे जो लगाते हैं। ठीक है? उसके बाद ओपन ओलिगोपॉली। ओपन ओलिगोपॉली वो है जिसमें इजीली कोई भी एंटर कर सकता है, लाइक फर्म्स आर आल्सो ओपन की, ठीक है, आप एंटर कर लो। ठीक है? तो न्यू फर्म्स कैन एंटर द मार्केट एंड कम्पीट विद द एग्जिस्टिंग फर्म्स। क्लोज्ड उल्टा हो जाएगा, फर्म एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। कोल्यूसिव ओलिगोपॉली, कोल्यूसिव ओलिगोपॉली का मतलब कार्टेल नहीं है, पर आप एक तरह से कोल्यूजन पर आ जाते हो।
ठीक है, किस पर आ जाते हो, एक तरह से कॉल्यूशन या बोल सकते हो अंडरस्टैंडिंग पर आ जाते हो कि भाई अपने को इतनी ही प्राइस रखनी रहेगी, ठीक है, इतनी प्राइस इतना आउटपुट रहेगा। दिस नॉट अ कार्टेल। कार्टेल तब होगा जब उसमें आप बायर का या कंज्यूमर का कुछ इंजरी, उसको कुछ परेशानी कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज्यादा उससे महंगा बेच रहे हो, तो वो कार्टेल माना जाएगा। पर अगर आप एक अंडरस्टैंडिंग पे आ गए हो कि भाई इतनी प्राइस तो रखनी, इससे कम में कोई नहीं बेचेगा वरना कॉस्ट ही कवर नहीं होगी, इफ इट इज ए रीजनेबल प्राइस बट देन इट इज डिसाइडेड कि कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं देगा, तो वो क्या मानी जाएगी, कॉल्यूसिव। पर अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कौन सी हो जाएगी, कंपेटिटिव ओलिगोपॉली। अगर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो क्या मानी जाएगी, कंपेटिटिव ओलिगोपॉली। फिर नेक्स्ट इज पार्शियल ओलिगोपॉली। पार्शियल क्या होगी, व्हेन द इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म व्हिच इज कंसिडर्ड और लुक्ड अपॉन एज द लीडर ऑफ द ग्रुप, जैसे कि डीमार्ट। डीमार्ट इज considered as the leader for all the small किराना स्टोर्स, करेक्ट है, जिसमें एक पर्सन है जो लीडर है, वो मोनोपोली नहीं है क्योंकि और दूसरे छोटे छोटे सेलर्स तो है, पर वो एक बड़ा लीडर और बाकी सब छोटे छोटे लीडर्स हैं अगर, तो वो एक पूरा जो मार्केट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोपॉली। कौन सी, पार्शियल। और फुल ओलिगोपॉली का मतलब क्या होता है, द मार्केट विल बी कॉन्स्पिक्यूअस बाय द एब्सेंस ऑफ प्राइस लीडरशिप। इसमें कोई लीडर नहीं है, इसमें सब अपनी मन पसंद प्राइस रख रहे हैं। एफसी रोड नहीं, एफसी रोड तो नहीं होगा, बट देन एनी मार्केट जिसमें सेलर्स कम है, ठीक है, वो प्रोडक्ट भले सेम बेच रहे हो, अलग बेच रहे हो थोड़े बहुत, लेकिन जिसमें कोई प्राइस की कोई उधर प्राइस के हाथ पैर नहीं है, ठीक है, भाव की कोई हाथ पैर नहीं है, मतलब जो प्राइस जो जिसने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से डिसाइड की वो कर ली। आ रही है क्या बात समझ में, यस। इसका मैं एग्जांपल बताऊं तो अपना फ्लाइट्स, फ्लाइट्स में तुम पुणे से इंदौर जाओ फॉर एग्जांपल, तो इंडिगो की प्राइस और दूसरी जो फ्लाइट्स होंगे, एयर एशिया हो गई, विस्तारा हो गई, इन सब के रेट्स एकदम अलग होंगे। आ रही बात समझ में, एक 4,000 में वो फ्लाइट रखेगा, एक 7,000 में रखेगा, एक 10,000 में रखेगा, ठीक है, तो वो क्या हो गई, फुल ओलिगोपॉली। समझ में आएगा सबको। नेक्स्ट इज सिंडिकेटेड ओलिगोपॉली, वेयर दे सेल थ्रू सेंट्रलाइज सिंडिकेट। एक प्रॉपर ग्रुप है, इट्स नॉट अ कार्टेल, एक ग्रुप है जिन्होंने अपने नियम बना रखे हैं, जिसको एक कोई पर्सन सिंडिकेट, मतलब होता है ना सिंडिकेट का काम संभालना, उस ग्रुप का, उस एसोसिएशन का, वो प्रॉपर मतलब इट इज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी और अ ट्रस्ट। अरे बात समझ, सिंडिकेट बनेगा ना, इट इज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी और अ ट्रस्ट, और फिर उसके बाद वो सिंडिकेट के हिसाब से प्राइसेस और ये सब चीजें डिसाइड होगी। अगर कहीं से भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई को रियलाइज हुआ कि इनके सिंडिकेट के कारण कंज्यूमर्स को बहुत महंगा पड़ रहा है, तो सिंडिकेट को तोड़ दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, इनवैलिडेट कर दिया जाएगा। और अगर वो सिंडिकेट बिल्कुल भी अनरीजनेबल प्राइस पे नहीं बेच रहा है, सब कुछ रीजनेबल भाव पे बेच रहा है, तो सिंडिकेट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आ रही क्या बात समझ में, यस। और आखिरी ऑर्गेनाइज, ठीक है, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या, फर्म ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ सेंट्रल एसोसिएशन फॉर फिक्सिंग प्राइस। तो इसमें क्या होगा, सब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में ही एक खुद की प्राइस सेट करेगी विदाउट एनी सिंडिकेट मेंबर। आ रही है क्या बात समझ में, बहुत अच्छे से, कोई डाउट समस्या आपत्ति किसी को भी, डन डन डनाडन डन डनाडन डन, यस। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मार्केट में कौन कौन से पढ़े, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। आ रही है क्या बात समझ में। एक्चुअली ओलिगोपोली और एक और होता है डुओपोली। डुओपोली में 2 ही फर्म्स होती है, ओलिगोपोली में थोड़ी सी ज्यादा होती है, बट बाकी सेम ही होता है, पूरा सेम होता है बाकी, ठीक है ना, यस। अब हम लोग ठीक है, हाँ नहीं नहीं एमसीक्यू नहीं, पहले हम लोग बिजनेस साइकिल्स करेंगे फिर एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस साइकिल्स करेंगे, बिजनेस साइकिल करके छोटा सा ये बिजनेस साइकिल मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, तो वो करके एमसीक्यू करेंगे। वो करने के बाद फिर हम लोग करेंगे बिजनेस कमर्शियल, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, BCK। क्लियर है क्या, यस, डन डन डन, यस। एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आपके शुरू होंगे टेस्ट। टेस्ट तो दोगे ना, चलो ठीक। बट अभी तक का जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है,
कीप रिवाइजिंग इट, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है बाद में जाकर, है ना। देखो अपन लोगों का तो एक ऐसा है कि कनेक्ट अभी है, बाद में भी बना ही रहेगा, बट ऐसा है कि पढ़ाई के थ्रू अपना कनेक्ट छूट जाएगा अंटिल जून, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि यू कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग वॉट एवर हैव टॉट। बीच में ऐसे कनेक्शन मत छोड़ देना इकोनॉमिक्स से कि बाद में जाकर ऐसा लगे कि अरे क्या हो गया इस जिंदगी में, ठीक है। यस, डन, सभा समाप्त। चलो आज की सभा को हम करेंगे समाप्त। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। मैम आपकी मेहंदी वाला, अरे वाला वीडियो देखा, चलो अच्छा वीडियो है ना।